डाबर हनी, डाबर टूथपेस्ट, डाबर आंवला तेल, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों जो हर घर की शान हुआ करते थे। लेकिन फिर इनकी जगह दंत कांति टूथपेस्ट, पतंजलि हनी और केश कांति जैसे प्रोडक्ट ने ले ली। जी हाँ, डाबर को पछाड़कर पतंजलि ने डाबर के पूरे मार्केट पर कब्जा कर लिया। लेकिन अपनी पोजीशन को हिलता देख डाबर ने कुछ ऐसी बिजनेस स्ट्रेटेजी अपनाई। क्या बिजनेस स्ट्रेटेजी अपनाई डाबर ने? चलिए जानते हैं हमारे आज के इस वीडियो में। कैसे हुई थी डाबर कंपनी की शुरुआत? दोस्तों, भारत में कई ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने आजादी से पहले अपनी पकड़ बनाई थी और डाबर उन्हीं कंपनी में से एक है। डाबर की शुरुआत एक भारतीय वैद्य ने 1884 में की थी। ये वो दौर था जब मलेरिया और हैजा जैसी बीमारियां फैल रही थी। उस दौरान एक भारतीय आयुर्वेद वैद्य डॉक्टर S.K. बर्मन ने एक छोटा सा क्लिनिक खोला और लोगों का इलाज करने लगे। वहीं उस दौरान उन्होंने मलेरिया और हैजा जैसी बीमारियों के लिए आयुर्वेदिक दवा भी बनाई थी और धीरे धीरे कई तरह के हेल्थ से जुड़े प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर दिए और इसी तरह ये कंपनी चालू हुई थी। आपको बता दें कि इस कंपनी का नाम डाबर में डॉक्टर से है, यानी डॉक्टर बर्मन। हालांकि ये कंपनी दवाई बनाने के लिए शुरू की गई थी, लेकिन 1896 तक कंपनी के प्रोडक्ट इतने ज्यादा फेमस हो गए थे कि डॉक्टर बर्मन को एक अलग फैक्ट्री बनानी पड़ी थी और धीरे धीरे कंपनी और ज्यादा फेमस होने लगी। 1907 में डॉक्टर बर्मन की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद इस कंपनी को उनके बेटे CL बर्मन ने संभाला और धीरे धीरे कंपनी में काफी सारे चेंजेस और इम्प्रूवमेंट्स किए गए। CL बर्मन ने डाबर की रिसर्च लैब खोली और अपने प्रोडक्ट में बढ़ोतरी की। इस तरह धीरे धीरे डाबर की पहुंच देश के छोटे से छोटे गांव से लेकर बड़े से बड़े शहर तक में हो गई। 1972 में डाबर का ऑपरेशन कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हो गया। साहिबाबाद में एक बड़ी फैक्ट्री, रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर बनाया गया। 1994 में डाबर ने अपना शेयर जारी किया और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि लोगों का कंपनी पर इस कदर भरोसा बन चुका था कि IPO 21 गुना ज्यादा सब्सक्राइब किया गया। 1996 में डाबर को 3 हिस्सों में बांट दिया गया: हेल्थ केयर, फैमिली प्रोडक्ट और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। 1998 में डाबर परिवार से निकलकर प्रोफेशनल्स के हाथों में सौंप दी गई थी। पहली बार कंपनी को नॉन फैमिली प्रोफेशनल CEO मिला और साल 2000 में कंपनी का टर्नओवर पहली बार 1000 करोड़ के आंकड़े के पार पहुंचा। ये वो टाइम था दोस्तों जब डाबर का FMCG यानी कि कंज्यूमर प्रोडक्ट के क्षेत्र में बोलबाला था। डाबर के सारे प्रोडक्ट आयुर्वेदिक थे और इसीलिए उसके प्रोडक्ट देश में काफी ज्यादा बिकते भी थे। उस समय इसके प्रोडक्ट्स की पहुंच हर कहीं थी। देश के लगभग हर दुकान पर डाबर आंवला तेल से लेकर डाबर च्यवनप्राश जैसे प्रोडक्ट आसानी से मिल जाते थे। कंपनी इस दौर में अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करती थी। लेकिन फिर आया साल 2006 जब शुरू हुई पतंजलि कंपनी, जिसकी वजह से मार्केट से डाबर के शेयर काफी कम हो गए थे, क्योंकि पतंजलि भी एक आयुर्वेदा प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी थी। जब पतंजलि मार्केट में आई, उस वक्त कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में 3 कंपनी काफी बड़ा मार्केट कवर करती थी: हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC एंड डाबर। लेकिन पतंजलि ने आते ही मार्केट पर अपनी पकड़ बना ली थी। इस दौरान तीनों ही कंपनी के शेयर काफी गिरे, लेकिन पतंजलि ने उस वक्त सबसे ज्यादा नुकसान डाबर को पहुंचाया था। बाकी दोनों कंपनियों को ज्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ा था क्योंकि ये दोनों कंपनी काफी और सेक्टर्स में भी फैली हुई थी, लेकिन डाबर की प्रोडक्ट काफी लिमिटेड थे और उसने अपने आप को इतना एक्सपेंड नहीं किया था। इसलिए डाबर की जगह हिंदुस्तान यूनिलीवर और ITC के बाद पतंजलि ने ले ली थी। पतंजलि ने अपनी शुरुआत के साथ ही ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी लोगों को उपलब्ध कराए थे, जिसकी वजह से डाबर के पुराने कस्टमर्स जो कि डाबर को उसके आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के लिए पसंद किया करते थे, वे भी डाबर को छोड़ पतंजलि की ओर जाने लगे। यहाँ तक कि कोविड के बाद जहाँ सभी को आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स चाहिए थे, वहीं ऐसे में लोग डाबर को नहीं खरीद रहे थे। डाबर हमेशा से अपनी पुरानी स्ट्रेटजी पर काम करता था। उस वक्त डाबर के प्रोडक्ट्स की मांग काफी कम हो गई थी। इसके साथ ही साल 2018 के बाद कई सारे नए ब्रांड्स मार्केट में आए जो लोगों को आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाने लगे। इन्होंने नॉर्मल प्रोडक्ट्स मार्केट से उठाकर उनमें आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर बेचना शुरू कर दिया और आज की जनरेशन ने उसे काफी पसंद किया। इस तरह ये प्रोडक्ट काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने लगे और वहीं डाबर, जो किसी जमाने में सबसे बड़ी आयुर्वेदिक कंपनी थी, वो कहीं पीछे छूटने लगी थी। नए इनोवेशंस डाबर का शेयर खाते जा रहे थे क्योंकि डाबर अपने प्रोडक्ट्स को बेच ही नहीं पा रहा था। डाबर अपने प्रोडक्ट्स के साथ कुछ नया नहीं कर पा रहा था। वो सिर्फ वही चटनी, चूर्ण और टूथपेस्ट बेच रहा था और ऐसी खराब सिचुएशन में डाबर के पास 2 ही ऑप्शन थे: या तो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दिया जाए, या फिर इस आपदा को अवसर बना दिया जाए। और आखिरकार डाबर ने अपने आप को पूरी तरह से चेंज करने का सोचा और अपने प्रोडक्ट्स में काफी इंप्रूवमेंट करने लगा। डाबर को उसका फायदा भी काफी मिला क्योंकि डाबर की पहले से पहुंच हर घर तक थी। इसीलिए डाबर ने अपने प्रोडक्ट्स के जरिए लोगों तक मैसेज पहुंचाया कि उसके जो भी प्रोडक्ट्स होंगे वो नेचर के बिल्कुल करीब होंगे। इसके साथ ही डाबर ने अपनी पैकेजिंग में भी काफी ज्यादा ध्यान दिया और प्रोडक्ट्स को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया। साथ ही डाबर ने महिलाओं के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने पर भी ध्यान दिया
जिसमें उसने फेस क्रीम और फेस वॉश जैसे कई प्रोडक्ट निकाले। वहीं डाबर हनी डाबर टूथपेस्ट जैसे प्रोडक्ट डाबर पहले से बना रहा था, लेकिन अपने प्रोडक्ट में चेंज करके और कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च करके डाबर ने अपने पुराने कस्टमर्स को तो वापस पाया ही, साथ ही नए कस्टमर्स का भी एक बड़ा बाजार डाबर ने खड़ा कर दिया। यही वजह रही कि साल 2017 में जहां डाबर का रेवेन्यू 7,701 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2021 में ये बढ़कर 9,562 करोड़ जा पहुंचा था। इन सब के साथ भी डाबर ने अपने प्रोडक्ट्स को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी उतारा, क्योंकि डाबर अब ये बात समझ चुका है कि आज की जनरेशन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में विश्वास तो करती है, लेकिन सब कुछ ऑनलाइन खरीदना ही ज्यादा प्रेफर करती है। ऐसे में डाबर ने अपने सारे प्रोडक्ट ऑनलाइन भी लोगों को उपलब्ध कराने शुरू कर दिए। इसके साथ ही दोस्तों अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी को आगे बढ़ाते हुए डाबर ने जो सबसे बड़ा इनोवेशन किया वो था बिल्कुल अलग सेक्टर में अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का, जहां डाबर ने हाल ही में बादशाह मसाले को एक्वायर कर लिया है। जी हाँ, और ये डाबर की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि अब शायद डाबर को ये बात समझ आ गई है कि उसने अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपेंड करना है। इसीलिए तो डाबर अब स्पाइसेस मार्केट में भी उतरने लगी है। कंपनी ने मसाला मार्केट में एंट्री करने का प्लान तैयार करते हुए देश के एक बड़े मसाला ब्रांड बादशाह मसाले की 51% हिस्सेदारी खरीद कर उस पर कंपनी का मालिकाना हक प्राप्त कर लिया है। आपको बता दें कि डाबर ने बादशाह मसाले के साथ ये समझौता करीब 587.52 करोड़ रुपए में किया है। बादशाह मसाला फूड सेक्टर में बहुत सालों से पिसे, खड़े और मिक्स मसाले बेचता आ रहा है। इससे डाबर की ग्रोथ स्ट्रेटेजी में तेजी आएगी, क्योंकि इस तरह वो अपने फूड बिजनेस को बिल्ड करना जारी रखेंगे, क्योंकि इन दिनों डाबर अपने बाकी प्रोडक्ट्स पर भी काफी ज्यादा ध्यान दे रहा है। इस तरह डाबर की भारत के 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के ब्रांडेड मसालों के बाजार में एंट्री होगी। ऐसे में दोस्तों दोनों ही देश के बड़े ब्रांड्स हैं। ऐसे में दोनों के साथ आने से कंपनी को काफी ज्यादा फायदा होगा। आपको बता दें कि बादशाह मसाला की शुरुआत 1958 में हुई थी। इसकी शुरुआत जवाहर जमनादास झावेरी ने की थी, जब उन्होंने साइकिल पर सवार होकर गरम मसाला और चाय मसाला बेचना शुरू किया था। ये मसाला जल्दी फेमस हो गया और जवाहरलाल जमनादास ने इसके बाद मुंबई के घाटकोपर में एक छोटी यूनिट की स्थापना की, जिसे गुजरात के उम्बरगो में 6,000 वर्ग फुट के बड़े कारखाने में अपग्रेड होने में देर नहीं लगी। आज बादशाह मसाला 20 से अधिक देशों में निर्यात किया जाता है। आज सेल्स का 1/3 एक्सपोर्ट किया जाता है और बादशाह मसाला ने अंतर्राष्ट्रीय मसाला बाजार में अपनी एक अलग जगह बना ली है। ये ब्रांड 450 के डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के साथ सुपरमार्केट, लोकल किराना स्टोरों के साथ साथ इंटरनेशनल में भी शेल्फ जगह रखता है। इस तरह से आज डाबर फिर से एक बड़े ब्रांड के रूप में उभर कर आ रहा है, और जहां पतंजलि ने डाबर को कड़ी टक्कर दी थी, वहीं अब डाबर वापस से अपनी खोई हुई पोजीशन को वापस पा रहा है। क्या लगता है आपको, क्या डाबर पतंजलि के मार्केट को गायब कर पाएगा, या पतंजलि या फिर कोई दूसरा ब्रांड एक बार वापस आकर डाबर की कुर्सी को हिला देगा? हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।